हेलो एवरीवन। आज हम कोसी का घटवार कहानी शेखर जोशी द्वारा लिखी गई है उस पर बात करेंगे। इस कहानी में मुख्यतः दो ही पात्र हैं, एक लक्ष्मा और दूसरा गुसाई। गुसाई जो फौजी हैं और लक्ष्मा उनकी प्रेमिका है। बहुत ही बेहतरीन कहानी है जिसे हम कह सकते हैं कि कालातीत प्रेम की अद्भुत कहानी ये हिंदी साहित्य में हमें देखने को मिलती है। तो बिना कुछ देरी किए चलिए हम सबसे पहले जान लेते हैं कि ये कहानी है क्या। शॉर्ट में मैं आपको बता दूं कि इस कहानी में जो गुसाई हैं वो फौजी है और उसकी जो प्रेमिका है वो लक्ष्मा है। तो वो उसके पिता, लक्ष्मा के पिता के पास जाते हैं और वो उससे उसका हाथ मांगते हैं, लेकिन उसके पिता कहते हैं कि जिसका माँ बाप भाई बहन ना हो और जो विदेश में बंदूक की नोक पर काम करता हो, मैं भला उसके हाथ में अपनी बेटी का हाथ कैसे दे दूं, क्योंकि गुसाई फौजी हैं और के मतलब कभी भी उनकी जान जा सकती है, ऐसा लक्ष्मा के पिता को लगता है इस वजह से। और दूसरा वो अनाथ हैं, इस वजह से लक्ष्मा के पिता गुसाई को अपनी बेटी का हाथ देने से मना कर देते हैं। फिर उसके बाद लक्ष्मा की कहीं और शादी हो जाती है और लक्ष्मा लेकिन होता ऐसे है कि दुर्भाग्य से लक्ष्मा की जहाँ कहीं और शादी होती है वहाँ उसको एक बेटा तो होता है, लेकिन पति की मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद फिर वो अपने मायके आती है तो जब वो गुसाई से मिलती है और गुसाई उस गांव में अपना मतलब जहाँ उसका घर था लक्ष्मा के मायके में, उधर ही उसने अपनी आटा चक्की की दुकान खोल ली थी क्योंकि वो फौज से रिटायर हो चुका था। और फिर उसके बाद लक्ष्मा एक दिन आटा पिसवाने उसके पास जाती है, तब वो दोनों मिलते हैं। फिर वही पुरानी जो उसकी प्रेम की मतलब पुरानी यादें हैं वो ताज़ा हो जाती हैं। फिर उसके बाद मतलब पहले तो बहुत ज़्यादा लोगों ने अपने गेहूँ रख रखे थे पिसवाने के लिए, तो गुसाई लक्ष्मा को मना कर देता है कि मतलब है नहीं यहाँ पर, अभी तो नहीं पिस पाएगा। लक्ष्मा कहती है ज़रूरी है। फिर उसके बाद फिर वो चली जाती है, वो आगे किसी और दुकान पे देखने की, कुछ और चक्की की दुकान देखने की कोशिश करती है, आगे बढ़ रही होती है। तो फिर जो गुसाई होता है उसको दोबारा आवाज़ देकर बुला लेता है। फिर लक्ष्मा जो होती है वो अपना गेहूँ वहाँ पर रख कर और कोई अनार का पेड़ वहाँ पे छाँव होती है वहाँ पे जाके बैठ जाती है। फिर गुसाई भी वहाँ थोड़ी दूर पर बैठ जाता है और वो फिर कुछ ना कुछ करने लगता है, मतलब वो दोनों एक दूसरे को पहचान जाते हैं। उसके बाद थोड़ा हिचक भी होती है दोनों में। फिर वो गुसाई जो होता है वो चाय वाय चढ़ा देता है तो लक्ष्मा उसकी चाय बना देती है। फिर वो गुसाई अपना आटा गूंदने लगता है क्योंकि गेहूँ पिसने में थोड़ा टाइम लगेगा ना, तो फिर उसके बाद वो अपना आटा गूंदता है। फिर उसके बाद वहीं रोटियाँ बनाना शुरू करता है, तो लक्ष्मा उसकी रोटियाँ जो है वो बनाने लगती है। तो जब उसकी रोटियाँ बनाने लगती है, इतनी खूबसूरत रोटियाँ बनाती है, गोल गोल और एकदम फूली फूली। और फिर जब उसके चांदी के कड़े आपस में टकराते हैं तो वो जो धुन होती है ना वो गुसाई को बहुत मधुर लगती है ना। और यही सब चीज़ें में देखने को मिलता है। फिर वहीं लक्ष्मा का बेटा आ जाता है और वो बहुत भूखा होता है। हालांकि लक्ष्मा अपनी दरिद्रता गुसाई से छुपाना चाहती है, लेकिन कहीं ना कहीं सामने आ जाती है। फिर गुसाई जो होता है उसको कुछ पैसे देने की कोशिश करता है, लेकिन लक्ष्मा कहती है व्यक्ति दो टुक प्यार से बात कर ली, उसी में इंसान अपना अच्छा खासा गुजर बसर कर सकता है, उसे मतलब पैसे नहीं चाहिए। वो पैसे लेने से मना कर देती है, बहुत जिद करता है गुसाई लेकिन वो मना कर देती है। हालांकि लक्ष्मा जो है वो अपने मायके भले ही आई है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके रिलेटिव यूँ सोचते हैं कि कहीं वो अपने घर की प्रॉपर्टी पर कब्जा ना कर ले। लेकिन लक्ष्मा साफ कह देती है कि मैं किसी तरह के ऐसे उद्देश्य से नहीं आई हूँ और मैं कहीं काम कुम करके भी कर लूँगी, लेकिन मैं ये ऐसा कोई मोटिव मतलब ऐसा कोई उद्देश्य लेकर नहीं आई कि मैं अपनी माँ के घर के जो है वो उस पर कब्जा करने के लिए आई हूँ, वहाँ पर अपना दावा करने के लिए आई हूँ, ऐसा नहीं है। और फिर उसके बाद वो कहती है सिर्फ मेरे पीछे ही मेरा बच्चा रोने के लिए है, वरना मैं भी कहीं ना कहीं अब तक जान दे चुकी होती। ऐसा वो करती है, वो सिर्फ अपने बच्चे के लिए जीती है। ये चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं। और कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है जैसे गुसाई अभी मतलब लक्ष्मा के लिए, गुसाई का अभी लक्ष्मा के लिए उतना ही प्रेम है और लक्ष्मा भी गुसाई को मतलब प्रेम करती है, क्योंकि दोनों पुराने प्रेमी हैं। और कहीं ना कहीं ये कहानी अधूरी जो है वो छूट जाती है। बस संकेतों के माध्यम से शेखर जोशी इस प्रेम कथा को बताते हैं, कहीं भी स्पष्ट रूप से जो है पूरी तरह शब्दों में इन दोनों का प्रेम को वो नहीं दिखाते हैं, लेकिन वो जो भाव हैं वो पूरी तरह इस कहानी में स्पष्ट रूप से हमें देखने को मिलते हैं। तो इस कहानी के जो प्रमुख उद्धरण हैं उस पर भी हम बात करेंगे। अब ये जो उद्धरण है वो जो उद्धृत पंक्तियां हैं इनको पढ़ने के बाद आप और अच्छे से समझ पाएंगे। पहले अगर मैं ये उद्धृत पंक्तियों को पढ़ती तो शायद आप इनको ना समझ पाते, लेकिन कहानी का सारांश समझने के बाद आप आसानी से ये सारा समझ लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सामाजिक जड़ मनोविज्ञान के कारण अधूरे रहे अनाथ फौजी गुसाई और लक्ष्मा के कालातीत प्रेम की अद्भुत कहानी है ये। इसमें प्रमुख उद्धरण है। सूखी नदी के किनारे बैठा गुसाई सोचने लगा, क्यों उस व्यक्ति को लौटा दिया। लौट वह जाता ही घट के अंदर टच पड़े पिसान के थैलों को देखकर दो चार क्षण की बात का जो है बातचीत का आसरा ही होता। मतलब क्योंकि गुसाई जो है वो उसकी ज़िंदगी बिल्कुल अकेले बीत रही है, अकेलापन जो है उसको खाए जा रहा है, वो उसका ऐसा कोई भी नहीं है जिसे वो अपना कह सके। तो अगर कोई उसकी आटा चक्की की दुकान पर गेहूँ पिसवाने भी आता था तो वो सोचता था भले ही मानो मेरे यहाँ पे इतने सारे थैले रखे हैं, उसका तुरंत ना पिस पाता गेहूँ, लेकिन फिर भी कम से कम वो अंदर आता तो वो वैसे ही इतना सारा सामान दे के चला जाता, लेकिन कम से कम दो टुक बात तो कर लेते।
तो ऐसा वो सोचता है। इस पंक्तियों के माध्यम से यही बात बताई गई है। फिर आगे देखिए क्या होता है कि इसमें बताया गया है कि क्या है कि कभी कभी गुस्साई को यह अकेलापन काटने लगता है। सूखी नदी के किनारे का यह अकेलापन नहीं, जिंदगी भर साथ देने के लिए जो अकेलापन उसके द्वार पर धरना देकर बैठ गया है, वही जिसे अपना कह सके ऐसे किसी प्राणी का असर उसके लिए नहीं है। आगे एक पंक्ति ऐसी है कि जिसके आगे पीछे भाई बहन नहीं, माई बाप नहीं, परदेश में बंदूक की नोक पर जान रखने के वाले को छोकरी कैसे दे दे हम, लक्ष्मा के बाप ने कहा था। ये बात, ये जो पंक्तियां हैं वही है ये लक्ष्मा के पिता ने जब गुस्साई से हाथ मांगने गया था तो उन्होंने ये बात कही थी। फिर हमें एक पंक्ति ऐसी भी देखने को मिलती है इस कहानी में कि गंगनाथ जी की कसम, मतलब एक तरह से जैसे बोलते हैं नहीं, राम की ईश्वर की कसम जैसे खाते हैं, तो ऐसे लक्ष्मण ने ईश्वर की कसम खा के कहा था, जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। आंखों में आंसू भरकर लक्ष्मण ने ये बात कही थी। वर्षों से वह सोचता आया है कभी लक्ष्मण से भेंट होगी तो वह अवश्य कहेगा कि वह गंगनाथ का जाकर लगाकर पश्चाताप जरूर कर ले। देवी देवताओं की झूठी कस्में खाकर उन्हें नाराज करने से क्या होगा। आगे एक पंक्ति हमें ऐसे भी देखने को मिलती है जब उसकी रोटियां बनाती हैं। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है, कलाई में पहने हुए चांदी के कड़े जब कभी आपस में टकरा जाते तो खन खन का एक अत्यंत मधुर स्वर निकलता। चक्की के पाट पर टकराने वाली काठ की चींटियों का स्वर कितना नीरस हो सकता है, यह गुस्साई ने आज पहली बार अनुभव किया। यानी जो पुरानी प्रेम की यादें थी वो ताज़ा हो जाती है। मतलब चिड़ियों की चींची भी जो है वो जो मधुर स्वर होता है वो भी कहीं ना कहीं लक्ष्मण के कड़ों की जो खनखन की आवाज़ है उसके सामने फीके पड़ रहे हैं, ये हमें देखने को मिलता है। आगे फिर कहता है, मतलब इस कहानी में है कि दुख तकलीफ के वक्त ही आदमी के काम नहीं आया तो बेकार है साला, कितना कमाया कितना फूका हमने जिंदगी में, है कोई हिसाब, पर क्या फायदा किसी के काम नहीं आया। इसमें एहसान की क्या बात, पैसा तो मिट्टी है साला, किसी के काम नहीं आया तो मिट्टी, एकदम मिट्टी। ये बात गुसाई जो है पैसे देते हुए लक्ष्मण से कहता है, लेकिन लक्ष्मण मना कर देती है पैसे लेने से। एक पंक्ति हमें देखने को मिलती है जब लक्ष्मण कहती है गुसाई से, गंगनाथ दाहिने रहे तो भले बुरे दिन, यानी ईश्वर साथ रहे तो भले बुरे दिन निभ ही जाते हैं जी, पेट का क्या है, घट के खप्पर की तरह जितना डालो कम ही जाए, अपने पराए प्रेम से हंस बोल दे तो वह बहुत है दिन काटने के लिए। लक्ष्मण यही बात बोलती है उससे मना करते हुए। आगे एक पंक्ति में देखने को मिलती है जो आखिरी है, इसमें यही बोला गया है कि घर के अंदर काठ की चिड़ियाँ अब भी किट किट आवाज़ कर रही थी। चक्की, मतलब जो घड़ी होती है उस पर होता नहीं टक 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 की आवाज़ आती है, और कई घड़ियाँ मतलब अच्छे से बनी होती है उसमें चिड़िया भी होती हैं, तो वही बात बोली गई है। काठ मतलब लकड़ी है ना। चक्की का पाट खिस खिस कर चल रहा था और मथानी की पानी काटने की आवाज़ आ रही थी और कहीं कोई स्वर नहीं, सब सुनसान निस्तब्ध। मतलब वही कि गुसाई जो है वो अभी अकेला था, लेकिन कहीं ना कहीं जब दोनों मिले तो उनके पुराना जो प्रेम था वो फिर से उजागर हो चुका था। तो चलिए इस तरह हमने ये कहानी पूरी कर ली है। मैंने इस कहानी की समरी भी आपको बताई, इसके प्रमुख पात्रों के बारे में भी हमने बात की, और इस कहानी की जो प्रमुख उद्धृत पंक्तियाँ थी उस पर भी हमने बात की। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आप इसको जितना ज़्यादा सपोर्ट करेंगे उतना ज़्यादा मोटिवेशन हमें मिलेगा आगे और भी ऐसी वीडियोस बनाने के लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।